नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए जो वीडियो नंबर 7 होगी। इससे पहले हमने 6 वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि जिनको एग्जाम देना है वो अच्छे से देखे होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करते हुए, साथ ही साथ पीडीएफ से प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देख लीजिए, इसमें क्या क्या हमने रखा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मैं सीजीएल के नाम से स्टार्ट करा हूँ इसका मतलब सीरीज को। तो सीजीएल से नीचे जो भी एग्जाम होगी, सीएचएसएल होगी, है ना, एमटीएस होगी, है ना, एचसीएम होगी, इन सभी एग्जाम को धुआं में ये वीडियो उड़ाएगा जी, है ना। तो सीजीएल वाला है तो खाली सीजीएल ही नहीं देखें, जिनको नीचे का एग्जाम देना है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसी में देखिए आपका जो है काम बनेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर प्रश्नों को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं। साथ ही साथ इस सीरीज की एक नई पेशकश है कि इसमें क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होती है, आप लोगों की फरमाइश पे इंग्लिश तथा हिंदी में। तो सीजीएल के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से उनको भी जो है काफी समझ में आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड वार्सिला जोस्टर। तो वार्सिला जोस्टर नामक विषाणु से कौन सी बीमारी होती है? तो इस बीमारी का नाम है दादा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बीमारी जो है ये वार्सिला जोस्टर से होती है, जोस्टर से, माफ कीजिएगा, है ना। पोलियो जो होती है ये पोलियो वायरस से होती है। पोलियो से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसके जो टीका है इसकी खोज किसने करवाया था, है ना। तो पोलियो के टीका का खोज जो है जोनास साल्क ने किया था। कौन किया था? जोनास साल्क ने किया था। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर ऑप्शन में जोनास साल्क है ये नहीं है तो क्या लगाएंगे भाई? तो अल्बर्ट साबिन लगाएंगे। क्या? अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन भी पोलियो के जो है टीका का खोज किए हैं। फर्क कितना है कि जो जोनास साल्क है वो इंजेक्शन वाला जो है आपका जो होता था इंजेक्शन वाला, उसकी खोज करा है, ठीक है, इसकी खोज करा है इंजेक्शन वाले का। और जो जोनास साल्क है ये करा है आपका ओरल वाले, सॉरी, अल्बर्ट साबिन जो है ये ओरल वाले का करा है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। पोलियो की टीका की खोज पूछा तो जोनास साल्क जो आपका इंजेक्शन वाले का खोज करा है ना। अगर जोनास साल्क ऑप्शन में नहीं है तो अल्बर्ट साबिन से काम चल जाएगा जो ओरल ड्रॉप का खोज किया है ना। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कॉलरा बीमारी जो है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होती है कॉलरा, है ना, कॉलरा हैजा। ये जो है महामारी का रूप ले लेता है, खास करके बाढ़ वाली समय में, जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है वहां पर ये बीमारी ज्यादा आता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम इंपोर्टेंट, है ना, प्लाज्मोडियम वाला इंपोर्टेंट रहेगी, है ना। सबसे पहले तो इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो आप कहोगे भैया मलेरिया जो है परजीवी के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है ना, प्रोटोजोआ, है ना, इनके कारण होती है आपका मलेरिया, हिंदी में परजीवी। इस प्रोटोजोआ में कौन सा पार्टिकुलर प्रोटोजोआ है? तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक कौन है भैया? तो मादा एनीफिलीज मच्छर, मादा एनीफिलीज मच्छर, है ना। इसके अलावा मलेरिया का पता किसने लगाया था? तो रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक जो है मलेरिया का पता लगाया था। अच्छा, मलेरिया में कौन सा दवाई यूज करते हैं? तो कुनैन यूज करते हैं, जो किससे बनती है? सिनकोना के वृक्ष से। किससे? सिनकोना के वृक्ष से बनती है। तो ये सभी बात मलेरिया के रिगार्ड में ध्यान रखेंगे। मलेरिया क्या होती है ये आपसे छिपी हुई नहीं है। तेज बुखार आता है, शरीर दर्द करता है ना, ये सब मलेरिया के लक्षण है ना। चलते हैं आगे। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। कई प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इंसुलिन कहाँ से निकलती है? तो आप कहोगे भैया पंक्रियाज से निकलती है, अग्नाशय से निकलती है, इसे अंग्रेजी में पंक्रियाज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय में किस चेंबर से निकलती है? अगर क्वेश्चन को और अंदर से मिट्टी हटा के पूछे तो बताइएगा बीटा चेंबर से निकलती है, बी सेल से निकलती है। इसके अलावा इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, डिस्कवर्ड किया था। इसके अलावा ये मधुमेह क्या होती है भाई? चीनी वाली बीमारी, है ना, शुगर जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसके कमी से इंसुलिन हो जाती है, मधुमेह हो जाती है। इसका मतलब इस इंसुलिन का क्या काम है शरीर में? तो शुगर को बैलेंस करना जो है, शुगर को बैलेंस्ड करना जो है इसकी काम है। देखिए हमारे शरीर में हर चीज है लगभग, है ना। तो एक सही वे में रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब किसी चीज में कमी ज्यादा होने लगती है तो उसे ही बीमारी कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ईज मतलब क्या होता है? आराम से रहना, चैन से रहना, शांति से रहना। इसी में डी लग जाता है तो हो जाता है डिजीज,
मतलब क्या, बीमार, है ना। तो आराम का उल्टा तो बीमारी है, परेशान हो, हताश हो तो बीमार हो। तो ऐसे ही शरीर के अंदर कोई भी चीज कम ज्यादा घट बढ़ जाता है तो बीमार हो जाते हैं हम, है ना, और कुछ नहीं। विटामिन ए के कमी के कारण क्या होती है, तो आंख की जो भी रोग होती है ना, जो भी ग्लूकोमा, ट्रकोमा, मोतियाबिंद, कलर ब्लाइंडनेस, ये लगभग विटामिन ए के कारण आता है। जिसमें से मैंने जो लास्ट में कहा कलर ब्लाइंडनेस, ये जो है आनुवांशिक हो सकती है ना। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आनुवांशिक हो सकती है, ऐसा नहीं जरूरी कि होगा ही होगा, हो सकती है। रेलवे में जब आप परीक्षा पास करके मेडिकल देने जाओगे, है ना, तो एक ऐसा जो रहता है ना, जैसे फोटो का एल्बम पहले गांव घर में हुआ करता था, ऐसे ही एक एल्बम रहता है। अब जैसे मैंने मान लीजिए इसमें 22 लिखा है, तो इस प्रकार से 22 लिखा रहता है और कलर थोड़ा भद्दा रहता है। आपको पूछा जाएगा कितना है ना, तो आपको 22 भी दिखेगा और दूसरी तरफ से 77 भी दिखेगा, है ना। तो जिसका आंख में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, ये पढ़ नहीं पाता है, तो यही कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है रेलवे के अंदर एक, है ना। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए मलखंभ में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए मलखंभ एक खेल होता है ना, जिसमें 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। हु वाज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड एट मलखंभ फॉर द ईयर 2022, है ना। तो ये इसको मिला है सागर ओबलेकर को। इस क्वेश्चन को VVI कर लेंगे, क्योंकि मलखंभ से जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि ये कब शामिल किया गया, कहाँ का खेल है, कैसे खेला जाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें जो अर्जुन अवार्ड मिला है ये शायद पहली बार मिला है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सागर ओबलेकर को मिला है मलखंभ के अंदर अर्जुन पुरस्कार 2022, है ना। अब अर्जुन पुरस्कार 2022 जो है टोटल 25 खिलाड़ी को दिया गया है, जो आपके समक्ष है ना। लेकिन सबको याद नहीं रखना है, इसमें से कुछ ऐसा यूनिक जो पहली बार मिला हो, या फिर जिसे चांस नहीं थी उसा मिला हो, या फिर कोई बहुत गरीब घर के हैं, नाम कमा के अर्जुन अवार्ड पा लिया, वो सब पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बिना कारण नहीं आते हैं, करेंट सेक्शन से खास करके, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें सीमा पुनिया एथलेटिक्स है, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब बता देता हूँ, है ना। इल्डोज पॉल ये एथलेटिक्स है। श्री अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स है। श्री लक्ष्य सेन बैडमिंटन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। लक्ष्य सेन जो है इंडिया के बैडमिंटन में उभरता हुआ सितारा है, जिस प्रकार से टेबल टेनिस में शरत कमल है ना। इसके अलावा श्री प्रणोय, है ना, प्रणोय HS, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। श्री अमित बॉक्सिंग से है। निखत जरीन को सभी जानते हैं बॉक्सिंग से है, और अभी अभी गोल्ड दिलाया है वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो दिल्ली के अंदर हुआ है, यहाँ पर भी निखत जरीन जो है गोल्ड जीती है। निखत जरीन से क्वेश्चन आता है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती है, तो आपका आंसर होगा दादा ये तेलंगाना से बिलोंग करती है निखत जरीन, है ना। चेस में 2 आदमी को मिला है, मैं पहले ही आपको याद करवा रखा हूं, भक्ति कुलकर्णी और आर प्राज्ञनंदा, इन दोनों को चेस के अंदर मिला है। आर प्राज्ञनंदा वहू प्राज्ञनंदा है भैया जो हराए रहे के कार्लस मैग्नस के, है ना, तो यह ध्यान रखिए, है ना। इसके अलावा जो आपका डीप ग्रे सिक्का है ये हॉकी से संबंधित है। तो ये सब कुछ है, ये तो सीट मैं दे ही दूंगा, तो देख लीजिएगा। तो मलखंभ वाला यहाँ था सागर कैलाश, है ना, ओबलकर, ये मलखंभ में जीते हैं और सिंगल पर्सन है ना, एक ही आदमी मलखंभ में जीता है, तो इंपोर्टेंट बनता है। इसके अलावा विशु में एक खिलाड़ी जीता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, श्री परवीन। यहाँ देखिए विशु में जीती है श्री परवीन, तो इसे भी ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब करा गया, तो 1961 में करा गया अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब करा गया, 1985 में करा गया। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि दो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, जब खिलाड़ी कोचिंग स्टार्ट कर देता है, कोच के काम करने लगते हैं, तब उसे दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। 1992 में सबसे पहले विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को। माइंड मास्टर इनके किताब का नाम है, जो मैंने कल बताया था। कल मैंने किताब के ऊपर एक मास्टर वीडियो बना के देख के दिया है, इसी प्रकार से भैया देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं किसी भी एग्जाम में आपको 2 नंबर हंसते हंसते दे के जाएगा, बोलेगा तो आपने 30 मिनट मेहनत किया है, ये दो नंबर मेरे तरीके से रिवार्ड, है ना। तो ध्यान रहे ना। तो विश्वनाथ आनंद साहब की किताब माइंड मास्टर है, इनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में दिया गया था। ये शतरंज के प्रथम
ग्रैंड मास्टर है हमारे इंडिया के भाई, है ना, इन्हें ना भूलना, है ना। बाद में यही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के आजकल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, जो हॉकी के महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। और यही मेजर ध्यानचंद के नाम पे 29 अगस्त को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले भैया कि विश्व खेल दिवस कब मनाते हैं, तो बता दो भैया हमको पता है ना, 6 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व खेल दिवस, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो 2022 के लिए आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी शुरुआती नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तो ये आपका शरद कमल को दिया गया है। ये क्या खेलते हैं भाई साहब, टेबल टेनिस खेलते हैं। और ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर जो है इकलौता ऐसा पर्सन जो 4 पदक जीत गए भैया, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत गए। इसी कारण तो दिया गया, सिंगल आदमी को दिया गया है इस बार, है ना, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सिर्फ शरद कमल को। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पंजाब और बंगाल में जो मार्शल आर्ट का फॉर्म होता है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द मार्शल आर्ट फॉर्म नोन इन पंजाब एंड बंगाल? बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लाठी के नाम से जाना जाता है। मैं बिहार से हूँ, बिहार में जो है डंडा को लाठी ही कहा जाता है भैया, लाठी निकालो तो मेरा लाठी, है ना। तो ये जो है ये फॉर्म है मार्शल आर्ट का, बेसिकली कहाँ, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है आपका थांगटा। ये कहाँ पे होता है दादा? ये मणिपुर के अंदर होता है, युद्ध वाला नृत्य है, तलवार लेके नृत्य किया जाता है थांगटा के अंदर। इसके अलावा कलारीपट्टू, कलारीपट्टू काफी फेमस हुआ, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। कलारीपट्टू ये भी एक युद्ध कला है, यूं कहे तो मार्शल आर्ट का फॉर्म है। ये कहाँ के हैं? तो साउथ भारत की उपज है, जिसमें से केरल और तमिलनाडु जो है इनके फिक्स जगह है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे, है ना? Who among the following, है ना, were not involved in the revolt of 1857, है ना। इस जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, इनमें कौन शामिल नहीं थे? इस प्रकार के आए दिन में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, इन तीनों में, चारों में से जो है बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित है, वहां का नेतृत्व संभाल रही थी। वीर कुंवर सिंह तो समर्थित थे, जगदीशपुर के जमींदार हैं, ये बिहार के रहने वाले थे। मंगल पांडे यही तो मेन एक्शन लेने वाले थे, और भगत सिंह इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगत सिंह जो है ना, भगत सिंह बाद में हुए, है ना। भगत सिंह जो है बाद में राजनीति में सक्रिय हुए, पहले ये सब घटना हो जाती है। ये बात है 1857 की। भगत सिंह साहब को फांसी हुआ था 1931 में हुआ था जी, है ना, 1931 में हुआ था, है ना। तो ये बहुत लंबे गैप के बाद भगत सिंह साहब आए, तो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अब भगत सिंह साहब किसमें शामिल है भैया? तो जो नौजवान भारत सभा का गठन है, नौजवान भारत सभा का गठन। इसके अलावा हसरा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे भी जुड़े रहे भगत सिंह साहब। तो दोनों चीज जो है भगत सिंह साहब से जुड़े हैं। इसके अलावा जो सबसे फेमस है भगत सिंह साहब का, ये है 8 अप्रैल 1929 लाहौर असेंबली में बम फेंकना, है ना। तो भगत सिंह साहब के साथ उनके साथी और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, है ना। भगत सिंह साहब को फांसी की सजा दे दी गई। ये कब दी गई? तो ये दी गई आपको, है ना, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह की प्रमुख पुस्तक क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूं, इसे ध्यान रखेंगे। भगत सिंह का बहुत ही आदरणीय पुरुष हैं। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे अगर आपसे पूछे तो भाई कौन थे? कैनिंग, है ना। और यही कैनिंग बन गया कौन? वायसराय, प्रथम वायसराय बन गया इंडिया का, क्योंकि जो है इसमें विजय के उपरांत जो है खुश हो गए। मांगो, क्या मांगते हो? तो कुछ नहीं मांगते हैं, चलो आज से तुम्हारा नाम चेंज, गवर्नर नहीं वायसराय रहेगा, है ना। तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न मैं बार बार बताता हूं, एक आंसर और प्रश्न दो, जो भी समझिए आप कि भैया जो 1857 की विद्रोह होगा, है ना, तो इसमें सबसे बड़ी बदलाव के तौर पे क्या हुआ इंडिया में? तो सबसे बड़ी बदलाव के तौर पे जो हुआ दादा कि पहले जो है यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ की जो सिस्टम चलाई जा रही थी, ये लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है मतलब के द्वारा संचालित किए जाते थे। उस समय मुगल शासक भी रहते थे इंडिया में, क्योंकि आपको मालूम है कि 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुए, और इसी युद्ध के मतलब साथ जो है इनको कैद करके रंगून ले जाया गया। तो मुगल वंश की भी समाप्ति मानी जाती है 1857 में, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो मुगल तो उस समय थे इस विद्रोह से पहले,
लेकिन नाम मात्र के थे। सारा कानून व्यवस्था जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी संभालने लगा था इंडिया का, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये इतनी बड़ी जो है, इतनी बड़े स्तर पे 1857 का विद्रोह यहाँ के युवा कर सकता है। आज हमारे 100 सैनिक मारे गए हैं, कल 1000 मारे जाएंगे, और ऐसे जागरूकता अगर पूरे इंडिया में फैल गई तो भैया हमारा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा, तो हम कितना दिन शासन कर पाएंगे भाई, है ना। तो इससे अच्छा है कि इसकी बागडोर अपने हाथ में ले लो। और तब भारत की जो शासन व्यवस्था है ये ब्रिटेन के महारानी यानी वहां के जो क्राउन है, राजा रानी जो भी हुआ करता था, है ना, वो अपने से संभालने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से यहाँ की जो पावर थी संभालने वाली लेजेसी, वो चला गया क्राउन के पास। समझ में आया इसकी जो है मेन परिणाम क्या हुआ, है ना। इसके अलावा बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व कर रही थी, बहुत बार पूछा जाता है, लखनऊ से। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 10 मई 1857 को प्रथम विद्रोह मेरठ से भड़का था, 1857 के विद्रोह का। अगर तत्कालिक कारण पूछा जाता है आपको कि भाई इसका कारण क्या है, तो चर्बी वाला कारतूस जो है 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण हुआ करता था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है। Who among the following has been declared as the ICC Women's Cricketer of the Year 2022? तो भैया ये है आपका नेट सीवर। नेट सीवर ये कहाँ के हैं दादा, तो ये इंग्लैंड के हैं, है ना, इंग्लैंड के हैं नेट सीवर। ये लेडीज है ना। इनको जो है आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। ये न सिर्फ ओवरऑल बल्कि पार्टिकुलर वनडे क्रिकेट में भी इसे ही घोषित किया गया है। तो आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी यही है, नेट सीवर। और ओवरऑल आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी नेट सीवर है। ये तो हो गई महिला की बात। अब हम आते हैं पुरुष में। तो पुरुष में जिस प्रकार से नेट सीवर, ओडीआई और ओवरऑल में अपनी कब्जा जमाए हैं, उसी प्रकार से पुरुष में जो है बाबर आजम वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी 2022 के लिए हैं और ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी 2022 के लिए हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए बेन स्टोक्स को चुना गया है। पिछले साल 21 वाला जो निकला था उसमें थे आपका जो रूट, है ना, वो भी इंग्लैंड के ही थे, ये भी इंग्लैंड के ही है ना। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ये मैक्रो जॉनसन थे, जो एसआरएच में खेल रहे थे, ऑलराउंडर। ये आईसीसी जो है इमर्जिंग प्लेयर मतलब उभरता हुआ सितारा के रूप में आईसीसी ने इसे घोषित किया था 2022 के लिए। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है दादा, प्रसिद्ध पुस्तक द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी। एनार्की मतलब समझते हैं ना कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे कोई सिस्टम ना हो, है ना, कोई नियम कानून ना हो, उसे अनार्की कह देते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे है प्रसिद्ध पुस्तक द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये है आपका विलियम ड्रेम्पल। विलियम ड्रेम्पल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द एनार्की पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। कल मैंने बुक के ऊपर पूरा जो है आपको एक होल पैकेज दे दिया हूं भाई। अब नहीं कहूंगा, ये लास्ट इस बुक में आपको इतलाह कर रहा हूं। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एट प्रेजेंट में आपको क्या क्या लिंक मिलेगा। आर्टिकल मिलेगा, जो पॉलिटी के अंदर आपको आर्टिकल से क्वेश्चन जिस दिन छूट जाए उस दिन मैं यही हूं। आप मुझे बता देना कि आप जो बताए हैं इस वीडियो में वो आर्टिकल नहीं आया। ठीक है। एक आपका बुक है, बुक से 90% से अधिक क्वेश्चन मैंने पार्टिकुलर वे में कि भाई सलमान रश्दी कौन लिखे हैं, है ना, विक्रम सेठ क्या लिखे हैं, शशि थरूर क्या लिखे हैं, किरण देसाई क्या लिखे हैं, ये अंद्रुति राय कौन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, झुम्पा लहरी क्या लिखे हैं, मुल्क राजानंद क्या लिखे हैं, रामचंद्र गुहा क्या लिखे हैं, इसके अलावा फ्रीडम फाइटर क्या लिखे हैं, राजनेता के प्रमुख पुस्तक कौन से हैं, खिलाड़ियों का जो है बायोग्राफी क्या है। तो एक सिस्टेमेटिक ढंग में मैंने उसे सजाया है, आपको पसंद आएगा, विजिट कीजिएगा। ठीक है। और बाद बाकी तो आप देख के खुद ही कमेंट कर देंगे, तो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में है, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, द टॉम्ब ऑफ साइंट गीतांजलि श्री। अब यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए। जो व्हाइट टाइगर है ये भी आपको जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिलाया है अरविंद अडिगा को 2008 में। जो द टॉम्ब ऑफ साइंट है ये 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिलाया है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री ये भी इंडियन राइटर है ना। तो इनको भी मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022। कौन से पुस्तक के लिए? द टॉम्ब ऑफ साइंट मतलब रेत की समाधि के लिए। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है ये द सेवन मून
द सेवन मून ऑफ माली अल्मीरा, माली अल्मेडा, अल्मेडा इस पुस्तक के लिए दिया गया है। इसके लेखक हैं करुणा सेहान तिलका, करुणा सेहान तिलका। एक हमारे बिहार में तिलका माझी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे करुणा सेहान तिलका है, इनको दिया गया भैया। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, गीता बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता हैं ये। इसके अलावा इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडिया आर द पटकाई बम हिल्स लोकेटेड। देखिए मैंने पहले भी बता रखा है, ये काफी पूछा जाता है, पटकाई बम हिल्स जो है ये कहाँ पे है, तो भैया ये है आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। पटकाई असम में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य भी है पटकाई, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मानस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सखेवा ये सभी के सभी असम में जो है स्थित हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कैबुल लामजाओ ये मणिपुर में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखना है आपको। ये सब नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। काफी हद तक जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये फ्लोटिंग पार्क आपका पूछा जाता है, जो कैबुल लामजाओ है, जो आपके मणिपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, अच्छा कैबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर ही भैया लोकटक झील है ना, लोकटक झील, लोकटक देखिए लोकटक ये वाला झील है मणिपुर में, है ना, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, व्हेन वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, है ना, तो ये आपका सेकेंड राउंड टेबल जो हुआ ये आपका 1931 में हुआ। 3 राउंड टेबल 3 ईयर, वो भी एकदम क्रम में, है ना, 1930, 1931, 1932, पहला दूसरा तीसरा, है ना, तीसरा। तो पहला राउंड टेबल 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा जो है 32 में हुआ था। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय हैं ये आपके भीमराव अंबेडकर साहब हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता संभालने वाले कौन थे, तो रामजे मैकडोनाल्ड। अरे भैया रामजी मैकडोनाल्ड लिखा गया है, इतना पावन नाम इसको नहीं मिलेगा, है ना, रामजे मैकडोनाल्ड, है ना, रामजे इस प्रकार का नाम था, रामजी नाम नहीं होगा, नहीं तो आदमी बन जाता ये, रामजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये तीनों में जो थे क्या थे, अध्यक्षता संभाले थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश के सरकार की खर्च प्राप्त, है ना, एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश के सरकार की जो है प्राप्ति है ना, खर्च, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा गया है ना, रुकिए। एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश की सरकार की जो खर्चे हैं वो प्राप्त रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं, इस प्रकार खर्चे लिखना चाहिए, है ना, खर्च नहीं खर्चे, है ना, जो खर्चे हैं ये प्राप्त रेवेन्यू से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। CGL 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होती है, चाहे तो किसी भी माध्यम से, टैक्स माध्यम से, और भी कई सारे टैक्सेस हैं, टैक्स ही तो मेन है ना, तो कई सारे टैक्सेस होते हैं भाई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, है ना, रोड टैक्स, है ना, निगम टैक्स, जो भी है भैया, है ना, आयकर क्या बोलते हैं, जो आपका लॉटरी वगैरह पे टैक्स होता है ना, संपत्ति कर, है ना, जो भी है, तो ये जो भी टैक्सेस हैं उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होती है ये कम आए और खर्च ज्यादा कर ले, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, तो भाई इसे हम डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे साधारण भाषा में और ले आइए, जब आय कम तथा व्यय अधिक हो, भैया जब आय कम मतलब सैलरी कम है और क्रेडिट कार्ड के बल पे 50,000 का फ्रीजे ले लिए, है ना, व्यय ज्यादा कर लिए, है ना, तो ऐसे में जो उत्पन्न होती है घाटा, इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा, है ना। इसके अलावा इसे फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, फिस्कल मतलब वित्तीय से है तो वित्तीय घाटा भी कह सकते हैं। इसके अलावा जब आयात और निर्यात दोनों बंद हो किसी इकोनॉमिक्स, किसी भी मतलब अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में, या फिर कोई देश हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, जब आयात निर्यात दोनों बंद हो तो ऐसे को जो है ब्लॉक अर्थव्यवस्था कहा जाता है उस देश के लिए, ठीक है। ब्लॉक अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है, नाम से स्पष्ट है, न लेना न देना, कुछ नहीं करेगा तो भाई कहाँ रहेगा, वहीं के वहीं रहेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा, है ना। जब अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ये चीज आपके काफी काम के हैं कि बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं और बेरोजगारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बताया है एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है कि जिसमें आदमी को लगता है कि आई एम
एम्प्लॉयड, मैं रोजगार हूं, मैं रोजगार में हूं, लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार हो रहा होता है। जैसे मेरी क्षमता है कि मैं हर दिन में 30 पन्ना जो है राइटिंग वर्क कर सकता हूं। अब मेरे गांव के नीचे एक छोटा सा साइबर कैफे है, उन्होंने जो है क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है यूनिवर्सिटी की, है ना। तो मतलब एग्जाम की जो नोट होती है वो सब बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो पेपर राइटिंग के लिए लड़के रखे हैं, तो मुझे भी रखे हैं। तो मुझे जो है रोज 10 पन्ने ही मेरे से लिखवाते हैं और मुझे जो है 100 रुपए देते हैं। मैं 30 पन्ना लिख सकता हूँ, मैं 300 कमा सकता हूँ, लेकिन 100 रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन रोजगार भी एक तरीके से और एक तरीके से मैं बेरोजगार भी हूँ। तो ऐसे स्थिति को जब आदमी क्षमता के अनुसार अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और नहीं देने के लिए मजबूर है, मतलब और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और जब इकोनॉमिक्स में आए उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसे हम कौन सी चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं दादा, है ना। समझ गए, है ना। देसी भाषा में समझोगे ज्यादा दिन तक रहेगा, किताबी भाषा में जाओगे दिक्कत रहेगी, है ना। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सबसे पहले जल में दो प्रकार की कठोरता होता है, एक तो आपका टेम्पोररी होता है जी, और एक आपका परमानेंट होता है। टेम्पोररी वाली जो कठोरता है, इसे आप गर्म करने के साथ साथ ही समाप्त हो जाती है टेम्पोररी अर्थव्यवस्था। गांव घर में आप देखे होंगे कि ठंडा के महीना में माता बहन लोग जो है रजाई या कंबल, अब तो पता नहीं अब करते हैं कि नहीं, लेकिन पहले हमारी दादी वगैरह तो करती थी, रजाई और कंबल जो है इसको, क्योंकि ये तो हर दिन धोया नहीं जाता, ये तो एक साल 2 साल में धोया जाता है, तो इसे गर्म पानी में धोया करती थी, है ना। क्यों? क्योंकि कठोरता जब जल की समाप्त हो जाएगी, है ना, और जब अपमार्जक या डिटर्जेंट या सर्फ जो भी कहिए मिलाएंगे, तो पृष्ठ तनाव जितना आम वे में कम होता उससे ज्यादा कम कर देगा और कपड़ा जो है ज्यादा साफ होगा, है ना। इसीलिए गर्म किया जाता ताकि जल की कठोरता समाप्त हो जाए, है ना। तो यहाँ लॉजिकली वैज्ञानिक वाला बात है, वो देहाती वाला बात था, है ना। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट, टेम्पोररी, ये बता दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को, है ना, मतलब ये जो वॉशिंग सोडा होता है ना, इसे ही कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना। ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र की बात करेंगे तो Na2CO3 होता है ना। और एक होता है जी आपका बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, NaHCO3 होता है। इसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, जो मिठाई वगैरह बनाने में या बड़ी वगैरह बनाने में, जो पकौड़ा वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि फूलता अच्छा है ना। इसके अलावा जो आपका अस्थायी कठोरता, ये तो हो गया अस्थायी कठोरता, किससे दूर करेंगे आप? तो अस्थायी कठोरता हम दूर करते हैं वॉशिंग सोडा से, यानी सोडियम कार्बोनेट से। और अस्थायी कठोरता, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, इसीलिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिखा है भैया, तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा जो अस्थायी कठोरता है, मैंने कहा भाई या तो गर्म कर दो, या फिर बुझा हुआ चूना मिला दो। अब बहुत सारे बच्चों को बुझा हुआ चूना का फार्मूला नहीं आता होगा, मैं जान रहा हूँ, है ना। कली चूना और बुझा चूना का फार्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है भैया, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका कली चूना यानी जिंदा चूना, जो लाइम है उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और जो बुझा हुआ चूना है ये होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अब जल में कठोरता आता ही क्यों है भैया? ये जो परमानेंट कठोरता है ये काहे आवत है? तो भैया इसलिए आ रहा है कि जो जल में भारी मेटल किसी न किसी बहाने से घुला हो जाए, जैसे लोहा वगैरह, है ना, तो इनके जो सल्फोनेट होते हैं, इनके कारण ही अस्थायी कठोरता आ जाती है जल के अंदर, है ना। तो आसानी से साबुन वाली पानी के साथ झाग नहीं देगा। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जल कठोर है? तो आप साबुन के साथ उस पानी का इस्तेमाल करो या सर्फ मिलाओ तो झाग नहीं देगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कठोर जल है ना। इसमें और बहुत सारे चीज जो है मिला हुआ है, भारी धातु, है ना। आम वे में, दूसरे भाषा में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित ये लोहा आदि के सल्फेट के कारण उत्पन्न होता है। अन्य भाषा में, है ना, परमानेंट कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण जो है आपको अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। ये वाली लाइन लुसेंट बुक से लिया गया है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये वाली लाइन नीचे वाली कि भाई अस्थायी कठोरता क्यों होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है मिलता है, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता क्या होता है ना। अस्थायी कठोरता क्या होता है? पानी को गर्म करने से अस्थायी कठोरता क्यों चली जाती है? अस्थायी कठोरता या फिर जो टेम्पोररी कठोरता है कैसे पहचानते हैं? कठोर रहने पर जल क्या नहीं होता है, ये सब आपने इसमें देखा। एक साथ
बात बात में एक चीज और आपने सीखा कि भाई जल में जब आप मार्जक, डिटर्जेंट या कोई भी साबुन वगैरह मिलाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव घट जाती है, जिससे कपड़ा जो है चमकदार बनती है, साफ बनती है। ठीक है, इसके अलावा आपने वॉशिंग सोडा, धोबन सोडा, जिंदा चूना, मरा हुआ चूना का फार्मूला देखा और रासायनिक नाम देखा। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है बाबर और मेदिनी राय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए हुएन नहीं होगा, Which was the famous battle, अच्छा ठीक है, कब हुआ था लड़ाई, सही सही है। When was the famous battle of चंदेरी fought between बाबर एंड मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 1528 में लड़ा गया था। देखिए बाबर के 4 प्रमुख युद्ध होते हैं इंडिया में और चारों युद्ध जो है जीतते ही है, और मैंने इसमें कोड बताया है आपको, है ना। पानीपत का युद्ध, पानी पियो, खानवा का युद्ध, खाना खाओ, है ना। इसके अलावा क्या होता है भाई, पानीपत, खानवा, है ना। इसके बाद चंदेरी, है ना, चंदेरी चाय पियो, और फिर होता है घाघरा घर जाओ। इस प्रकार से पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ और फिर मर जाओ, है ना। इस प्रकार से 1526, 27, 28, 29, 30, है ना। तो इस प्रकार से 1526 में प्रथम लड़ाई पानीपत की किसे हराया था, इब्राहिम लोदी को। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। अगले साल 27 में खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर विजय हो जाते हैं। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, बाबर विजय हो जाते हैं। 1529 में होती है घाघरा का युद्ध, महमूद लोदी और बाबर के बीच, बाबर विजय हो जाते हैं। और 1530 में मर जाते हैं, है ना। इसके अलावा बाबर को कहाँ दफनाया गया है, काबुल के अंदर दफनाया गया है। बाबरनामा के लेखक हैं, है ना, जो खुद ही लिखे, ऑटोबायोग्राफी है ये इनका। इसके अलावा बाबर जो है अपने डायरी में फूल पत्ती का वर्णन करता था, इससे ये नेचर प्रेमी प्रतीत होता है ना, नेचर प्रेमी। इसके अलावा बाबर को कलंदर कहा गया है। कलंदर मतलब दानशीलता की भावना रखने वाला। बाकी बाबर जो है फरगना से जुड़े रहे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, तो बाबर जो है तैमूर के वंशज माने जाते हैं। तो ये सब बात ध्यान आपको रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। Which of the following can be diagnosed with the, है ना, विडाल टेस्ट। अब देखिए डायग्नोज के साथ जो है विथ का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पे विथ है भैया, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, डायग्नोज के साथ विथ का इस्तेमाल होता है, आप लोग पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से विडाल टेस्ट के लिए कौन से बीमारी में विडाल टेस्ट को अपनाया जाता है, ओवरऑल यही क्वेश्चन है। तो ये टाइफाइड जो होती है ना, इसमें आपका विडाल टेस्ट करा जाता है टाइफाइड में, ठीक है। एक एलिसा टेस्ट होता है जो एड्स के लिए होता है ना। एड्स जानते हैं वायरस के कारण होने वाली जो है बीमारी है, और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स का अभी तक जो है कोई भी कारगर इलाज नहीं आया है ना। इसके अलावा 1665 में कोशिका का खोज किसने करा था, हु डिस्कवर्ड द सेल, है ना, इन 1665, बाद में जोड़ो तो पहले जोड़ो तो 1665 पहले बोलना पड़ता है ना। तो भाई 1665 में जो कोशिका का खोज किसने करा था, तो ये है रॉबर्ट हुक। अगर सिर्फ इसी क्वेश्चन को मैं घुमाऊं कि भाई जीवित कोशिका का खोज किसने करा था, तो भाई इसकी आंसर जो है ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। ल्यूवेन हॉक जो है लाइव सेल का खोज करा था, और ओवरऑल सिर्फ सेल की खोज की बात करेगा तो हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, रॉबर्ट हुक, राइट। ईस्वी का साथ पूछेगा तो 1665 में, ठीक है। कोशिका क्या है, सेल क्या है, सेल क्या है, तो जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है ना। इसके अलावा जो प्लांट सेल है इसमें सेल वाल पाई जाती है ना। प्लांट सेल में पिगमेंट भी पाई जाती है, लवक वगैरह, है ना, जैसे क्लोरोफिल वगैरह, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सेल वाल में और जंतु कोशिका में, यानी जो एनिमल की कोशिका है, एनिमल का सेल है और प्लांट का सेल है, इसमें बेसिक डिफरेंस और बड़ा डिफरेंस जो है ये क्या है, सेल वाल का होना, जो आपका किसमें होता है, प्लांटी में होता है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। विश्व की एकमात्र झील जिस पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। देखिए एक तो आपका तैरता हुआ झील है जी, जो कहाँ पे है, मणिपुर में है ना, लोकटक झील, है ना। एक आपका एकमात्र ऐसा झील है जो आपका झील के ऊपर पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, ये रहा पोस्ट ऑफिस आपका, है ना, ये रहा पोस्ट ऑफिस झील के ऊपर, है ना। तो ये कौन सा भाई, डल झील जो कश्मीर के अंदर है, इसी के ऊपर जो है आपका जो है क्या बनाया गया, पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से निर्मित झील जो है ये बुलर झील है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जो जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, है ना, प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से निर्मित है। लोकटक झील मणिपुर में है, यह भी बताया था। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। ये कुछ झील है, डिडवाना सांभर राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है।
है ना, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है लोनार झील। तो ये सभी कुछ झील है। चिल्का झील जो इंडिया की सबसे बड़ी झील है, ये आपका कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील को ही सबसे पहले रामसर साइट में जगह मिला था, है ना। अभी रामसर साइट में कितने स्थल है भारत के, तो 75 है ना। संविधान के 52 से लेकर 151 तक क्या शामिल है, तो भाई भाग 5 को रखा गया है। 52 से लेकर 151 के बीच में कौन से भाग हैं, तो भाग 5 है। संविधान के भाग 5 में किसकी बात करी गई है, द यूनियन, संघ की बात करी गई है, द यूनियन, है ना, संघ की बात करी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 152 से 237 द स्टेट्स, स्टेट्स राज्यों की बात करी गई है। अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता, सिटीजनशिप की बात करी गई है ना, सिटीजनशिप की बात करी गई है। 12 से 35 फंडामेंटल राइट की बात करी गई है। 36 से 51 है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी गई है। तो ये संविधान के जो शुरुआती के 5-6 भाग विथ आर्टिकल है, आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलते हैं, है ना। जैसे ही अधिकार वगैरह की बात करा तो समझ जाइए कि ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच वाली ही होगी, है ना। तो ऑप्शन छांटने भी मदद करता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। देखिए नेपाल से जो सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 स्टेट है जो नेपाल के साथ टच में है। नेपाल वस्तुतः जो है इंडिया के उत्तर में है, और बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो है उत्तरी पट्टी के साथ लगी हुई है ना। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी सीमा जो है ये आपका बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा भूटान के साथ लगने वाली सीमा जो है भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा चीन के साथ लगने वाली जो भारतीय राज्य है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये चाइना के साथ इतने स्टेट भारत के साथ लगती है भैया, तो इसको ध्यान जरूर रखेंगे, है ना। इसके अलावा आपको नेपाल और भूटान ही याद रखना है, चाइना से बहुत कम पूछा गया है, ऐसा देखा गया है ना। पाकिस्तान के साथ जो लगता है ये पंगू राज है ना, पंगू राजा है ना, पंगू राज, प से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, है ना। इस प्रकार जो है ये आपका ज से जम्मू कश्मीर, तो ये लग जाता है आपका पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा लगता है, तो मिजोरम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है, असम लगता है। इसमें त्रिपुरा से एक क्वेश्चन आता है, ये 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है ना। बांग्लादेश से हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सुंदरबन डेल्टा जो है उसकी सीमा किस विदेशी भूमि को छूता है, तो बांग्लादेश को छूता है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा भी है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, चेर साम्राज्य की राजकीय चिन्ह क्या थी, तो भैया तीर धनुष जो है चेर साम्राज्य की राजकीय चिन्ह थी। चोल साम्राज्य की राजकीय चिन्ह जो है बाघ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चोल का जो संस्थापक है विजयालय है। कर्नाटक राज्य के नवनिर्वाचित कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, जो नया सीएम अपॉइंट हुए कर्नाटक के, ये कौन है, तो ये सिद्धारामैया है ना। सिद्धारामैया को सीएम बनाया गया है और डीके शिव कुमार को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यही मुख्यमंत्री बनने वाले थे, माहौल तो गर्म किया था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बना। इसके अलावा राज्यपाल कौन है भैया कर्नाटक के, तो थावर चंद गहलोत है। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल में देगा जी, क्योंकि 1 महीने के बाद मान लीजिए एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मुख्यमंत्री तो बाद की बात है, राज्यपाल बाद की बात है, यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पे चुनाव हुआ, तो आप बताएंगे 224 सीटों पे, जिसमें से 135 कौन जीता, कांग्रेस, और 36 कौन जीता, बीजेपी, और जो बाद बाकी बचा वो अन्य दल के द्वारा जीते गए, राइट। अगला जो हमारा प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ना। मिनिस्ट्री, आप देखिए इसमें एक मंत्रालय नहीं है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं और इसे VVI करके रखेंगे, है ना। इसमें एक मंत्रालय नहीं है, इसमें कौन कौन मंत्रालय भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन राइट डेवलपमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। तो ये तीनों मंत्रालय की जो है इसमें जो है मतलब इंक्लूड है इस योजना को चलाने के लिए। कौन सी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना की स्टार्ट कब हुई थी, 2015 में करा गया था हरियाणा से। इसके अलावा कंस्टेंटाइन किसका मिश्र धातु है ना, जो एलॉय है किसका मिश्र धातु है आपका, कौन, कंस्टेंटाइन। तो ये कॉपर और निकेल के मिश्र धातु हैं। और भी जो मिश्र धातु आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे है ना जर्मन सिल्वर आता है जी, तांबा जस्ता और निकेल का। स्टेनलेस स्टील आता है जिसकी ब्लेड बनी होती है, ब्लेड के ऊपर लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील, देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या है, लोहा, क्रोमियम और निकेल का। पीतल किसका, तांबा और जस्ता का। तो दोस्तों ये थे आज की सीजीएल प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब का, ये तो आप भी जानते हैं, बताने की क्या जरूरत है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।